सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा आज हम देखेंगे प्रगामी तरंग, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव। इन दोनों के भी डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग। प्रगामी का, प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि वो आगे बढ़ती है। जैसे हम पानी में पत्थर मारते हैं तो वेव्स बनती है, वो वेव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है एनर्जी ट्रांसफर करती है, यानी एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है वेव फॉर्म में। तो वो जो वेव बनती है वो वेव हमारे पास प्रोग्रेसिव या कह सकते हैं प्रगामी तरंग होती है। प्रगामी का मतलब जो आगे बढ़ने वाली तरंग। सीधे शब्दों हम कहें कि जब अपन कोई डिस्टर्बेंस या विक्षोभ उत्पन्न करते हैं किसी माध्यम में, यदि अपने डिस्टर्बेंस किया, तरंग कैसे बनती है? जब हम डिस्टर्बेंस करते हैं किसी भी मीडियम में, डिस्टर्बेंस मतलब विक्षोभ बोलते हैं हिंदी में, विक्षोभ या डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते किसी माध्यम में, तो उसमें तरंग बनती है। विक्षोभ डिस्टर्बेंस करते हैं, ये डिस्टर्बेंस लिखा हुआ। जब हम डिस्टर्बेंस करते हैं या विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम में एक वेव बनती है, तरंग बनती है। और वो तरंग जो होती है वेव समय के साथ यदि आगे बढ़ती है, जैसे यहाँ पर बता रखा कि टाइम के साथ ये पार्टिकल्स कंपन करते हैं और ये जो वेव जो होती है वो आगे बढ़ती है। इस तरह से यदि वेव आगे बढ़ती है तो वो तरंग हमारे पास में कहलाती है प्रगामी तरंग कहलाती है। तो प्रगामी तरंग किसको कहेंगे कि जब किसी माध्यम में हम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं और उस विक्षोभ के कारण से तरंग उत्पन्न होती है, तो वो तरंग यदि माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ती है, स्थानांतरित होती है, तो उस तरंग को हम प्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी किसको कहेंगे कि अप्रगामी में क्या होता है कि मान लो कि एक सिरा इधर बांध दिया किसी रस्सी का और दूसरा सिरा यहाँ बांध दिया हमने, मान लो सपोज, तो क्या होगा कि इधर से तरंग जाएगी, इस तरह से मान लो उसको हमने झटका दिया, इस तरह से ऊपर नीचे किया, तो इस तरह से ये जाएगी तरंग, इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी, और ये टकरा के वापस अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो यदि ऐसी तरंग बनती है कि एक तरफ से जाती है और दूसरी तरफ से वो वापस आती है, तो वो तरंग जो होती है ऐसा लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ रही बल्कि वहीं पर सिकुड़ रही और फैल रही है। तो यदि इस प्रकार की तरंग बनती है, मतलब जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं और विक्षोभ के कारण से एक तरफ से तरंग जाती है और दूसरी तरफ से तरंग वापस आती है, और उसके कारण से ऐसा लगता है कि दोनों जो वेव्स होती है, एक इधर जाने वाली और उधर जाने वाली, वो वेव माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि वहीं पर फैलती रहती है और सिकुड़ती रहती है। तो ये तरंगें जो होती है वो अप्रगामी तरंग कहलाती है। यह तरंगें माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि माध्यम में दो परिसीमाओं के बीच अपने स्थान पर ही बनी रहती, अर्थात अपने स्थान पर स्थिर रहकर फैलती और सिकुड़ती रहती है। तो जब किसी माध्यम में हम डिस्टर्बेंस करते हैं और माध्यम में एक तरंग इधर से जाती, दो समान यदि तरंगे है, एक इधर से जाने वाली उधर से आने वाली, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो क्या होगा, वो तरंगें आगे नहीं बढ़ेगी और वही माध्यम में सिकुड़ती और फैलती रहती है। तो सिकुड़ने और फैलने वाली जो तरंग बनती है जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, उस तरंग को हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। तो ये क्या होगा, माध्यम में आगे नहीं बढ़ेगी, ये माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। तो शार्ट हम लिख सकते हैं कि ये तरंगें माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, यानी एक निश्चित इसकी स्पीड होगी और उस स्पीड से वो क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करेगी, आगे बढ़ेगी। ये माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, वही कंप्रेस और स्प्रेड होती रहेगी, फैलती रहेगी और सिकुड़ती रहती है। दूसरा लिखा, ये तरंगें किसी ध्वनि उत्पादक स्रोत द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। साउंड वेव्स जो होती है, कोई भी ध्वनि का स्रोत होता है उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, क्योंकि अपनी ध्वनि जो होती है वो भी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ये तरंग विपरीत दिशा में संचलित समान आयाम समान आवृत्ति की प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होती है। अब इसमें क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं प्रगामी तरंगें इधर से जा रही है उधर से वापस आ रही है, दो तरंगें समान आयाम और समान आवृत्ति की, सेम फ्रीक्वेंसी है, इनके जो चक्रों की संख्या समान है और इनके जो एम्पलीट्यूड है ये इसका आयाम कहलाता है, ये इसका आयाम कहलाता है। मैक्सिमम वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट की अधिकतम मान होता है, विस्थापन का जो अधिकतम मान होता है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये एम्पलीट्यूड जो होता है वो सेम होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। तो समान आयाम और समान आवृत्ति की जो दो तरंग विपरीत दिशा में चलती है, एक इधर जा रही है उधर से आ रही है,
तो जो तरंग बनती है वो तरंग अप्रगामी तरंग होती है। और ये एक ही दिशा में चलती, ध्यान रखना, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी आती है। थर्ड हमने लिखा कि इन तरंगों में किसी भी क्षण माध्यम के सभी कण एक साथ अपनी साम्य स्थिति में से नहीं गुजरते। इसमें क्या होगा, कुछ कण यहाँ रहेंगे, कुछ कण यहाँ रहेंगे, कुछ कण यहाँ रहेंगे, मतलब कण जो होता है अपनी मीन पोजीशन, ये जो मीन पोजीशन होती है इसमें सब एक साथ नहीं आते, ध्यान रखना। प्रगामी तरंग में सभी कण अपनी मीन पोजीशन में कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो दोनों तरंगों के पार्टिकल्स जो होता है मीन पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ पर ये मीन पोजीशन में आ जाते हैं। इसमें जो दोनों तरंगों के जो पार्टिकल्स होते हैं दो बार, एक बार तो यहाँ आया, दूसरी बार यहाँ आ जाएगा, एक पूरे साइकिल में एक बार यहाँ आया, दूसरी बार यहाँ आ जाएगा, तो दो बार अपनी माध्यम से होकर गुजरते हैं। इसमें तरंगों में एक आवर्तकाल में दो बार माध्यम के सभी कण एक साथ अपनी माध्यम से गुजरते। एक आवर्तकाल का मतलब एक चक्र, यहाँ से गया और ये वापस क्या आया, ये एक टाइम पीरियड कहलाता है। एक टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक बार यहाँ आ गई और एक यहाँ आ गई, पार्टिकल्स सेम पोजीशन में आ जाएंगे, समान कला में होंगे। तरंगों के माध्यम का कण कंपन करता है, तरंगों के माध्यम का प्रत्येक कण कंपन करता है। इसमें जो होता है प्रत्येक कण ऑक्सीलेट करता है, ऊपर नीचे जाता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ के जो कण होते हैं ये वाले कण, ये ऑक्सीलेट नहीं करते, वाइब्रेट नहीं करते हैं। माध्यम के प्रत्येक कण कंपन नहीं करते, इसमें माध्यम के प्रत्येक कण कंपन करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। इन तरंगों माध्यम का प्रत्येक कण अपने पास वाले दूसरे कण को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का ट्रांसफर होता है या एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यानी कह सकते हैं आप एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि वहीं फैलती रहती है और वो सिकुड़ती रहती है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि ये जो प्रोग्रेसिव वेव होती है इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं श्रृंग, श्रृंग कहते हैं इसको, तो नीचे वाले पार्ट को गर्त बोलते हैं। क्रेस्ट और थ्रो, ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट कहलाता है और नीचे वाला थ्रो कहलाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ये जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसको बोलते हैं नोड्स, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है ये एंटी नोड्स कहलाता है। ये निष्पन्द कहलाता है, नोड्स मतलब निष्पन्द, निष्पन्द कौन से, ये जो पॉइंट बन रहा है ये निष्पन्द, ये निष्पन्द, और ये वाले जो पॉइंट बन रहे ऊपर वाले प्रस्पंद कहलाता है। एंटी नोड्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स बनते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें श्रृंग और गर्त बनेंगे, क्रेस्ट और थ्रॉड बनते हैं। इसमें एंटी नोड्स और नोड्स यानी निष्पन्द, प्रस्पंद और निष्पन्द। प्रस्पंद किसको कहते हैं, जिसमें अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम प्रस्पंद बोलते हैं, और जिसमें न्यूनतम विस्थापन होता है उसमें इसको, जहां पर विस्थापन जीरो होता है उसको हम निष्पन्द बोलते हैं, निष्पन्द यानी नोड्स, और जहां पर अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम प्रस्पंद कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो ये श्रृंग है और ये गर्त है, एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी होती है यहाँ से ये λ/2 होती है। श्रृंग से गर्त के बीच की दूरी, श्रृंग व गर्त के बीच की दूरी λ/2 होती है। या कह सकते हैं कि श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी या गर्त से गर्त के बीच की दूरी। लेमड़ा किसको कहते हैं, एक पूरे चक्र में तय की गई दूरी, ये एक चक्र होता है, एक साइकिल, इस एक साइकिल में जो दूरी तय होती है उस दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं कि मान लो कि एक चक्र है, एक साइकिल है, यहाँ से गया और यहाँ वापस आ गया, एक साइकिल होता है। इस एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य इसमें देखो क्रेस्ट और थ्रॉड के बीच ये आधा ही चक्र है, यानी λ/2 होती है। और यदि अपन क्रेस्ट से क्रेस्ट की बात करते हैं, श्रृंग से श्रृंग, तो आधी है और आधी है और आधी है, तो पूरे एक लेमड़ा हो जाती है। तो ये श्रृंग श्रृंग के बीच की दूरी, श्रृंग से श्रृंग, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी लेमड़ा होती है, या गर्त से गर्त के बीच की दूरी भी लेमड़ा होती है। ध्यान रखना कभी आ जाए
इस सुरंग सुरंग के बीच की दूरी कितनी होती है लैम्बडा, गर्त से गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है लैम्बडा, एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है लैम्बडा बाई 2 होती है। अब इसमें देखो ये क्या है निष्पन्द, ये क्या है निष्पन्द, ये क्या है प्रस्पंद। तो ये एक निष्पन्द और एक प्रस्पंद, नोड्स और एंटी नोड्स, एक नोड्स और दूसरा एंटी नोड्स, इनके बीच की दूरी लैम्बडा बाई 4 है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आधे का भी आधा है, ये पूरा आधा यहाँ से यहाँ तक बनती है आधी वेवलेंथ। ये दो नोड्स या दो एंटी नोड्स, दो नोड्स के बीच की दूरी या दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी, ये लैम्बडा बाई 2 होती है। ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक दो नोड्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक दो नोड्स हो गए, तो ये आधा चक्र हो गया, आधा मतलब लैम्बडा बाई 2 कह सकते हैं आप। तो लैम्बडा बाई 2 होगी। तो दो नोड्स के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 2 या दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी भी लैम्बडा बाई 2 होगी, ये चीज ध्यान रखना। फिर कह सकते हैं हम कि एक नोड्स और एक एंटी नोड्स की लैम्बडा बाई 4 होगी, नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 4 होती है। तो इस तरह से हम जो है ये दूरी भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है, एंटी नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि एक पूरा साइकिल जो होता है ये गई और ये गई, ये लैम्बडा होता है, ये लैम्बडा कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, ये लैम्बडा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कहलाता। तरंग के द्वारा एक चक्र में चली गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। तरंग के द्वारा एक चक्र में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, तरंगदैर्घ्य। अब यदि यहाँ से यहाँ तक पूछे कि आधी लैम्बडा बाई 2, ये आधी, और यहाँ से यहाँ तक पूरा पूछे तो पूरा लैम्बडा, यहाँ से यहाँ तक पूछे तो लैम्बडा बाई 4, और यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाई 4, तो ये लैम्बडा बाई 4 और लैम्बडा बाई 4 लैम्बडा बाई 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है इस डायग्राम को देख के हम पूरा तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाई 2 है, और यहाँ पूरी ये यहाँ से यहाँ तक ये लैम्बडा हो जाएगी, ये पूरी लैम्बडा। वो तो अपने को यदि दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी या नोड्स के बीच की दूरी पूछे, नोड्स जैसे ये दो नोड्स है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, नोड्स के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 2, ये लैम्बडा बाई 2। यदि अपने को पूछे कि एक एंटी नोड्स और एक नोड्स, ये नोड्स और ये एंटी नोड, ये लैम्बडा बाई 4 हो जाएगी, ये लैम्बडा बाई 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। शार्ट में इसमें एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, ये निश्चित वेग से आगे नहीं बढ़ती है, पहला अंतर अपन ये लिख देंगे। दूसरा अंतर कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। तीसरा अंतर, इसमें माध्यम के कण सभी एक साथ अपनी मूल अवस्था या मूल पोजीशन में नहीं आते, माध्य स्थिति में नहीं आते। इसमें माध्यम के कण एक आवर्तकाल में 2 बार अपनी माध्य स्थिति में आते हैं। चौथा, इसमें सुरंग और गर्त बनते हैं, इसमें निष्पन्द और प्रस्पंद बनते हैं। और दो, एक सुरंग और गर्त के बीच की दूरी निकाल लेना कितनी होगी, और एक सुरंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो हम इसमें से निकाल लेंगे कितनी होगी है? और इसमें भी प्रस्पंद और निष्पन्द के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। इसमें माध्यम के कण प्रत्येक कण कंपन करते हैं, इसमें माध्यम के कण प्रत्येक कण कंपन नहीं करते हैं। ये दोनों के बीच डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लैम्बडा का मान अपने को निकालते आना चाहिए कि सुरंग गर्त के बीच की दूरी और निष्पन्द प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी होगी, डायग्राम से अपने को निकालते आना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।